नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आपके लिए आज भी डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होने वाले हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स के एनालिसिस के बेस पे तैयार किए गए हैं। तो कोशिश करें कि वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप उसकी एक जो है वो शॉर्ट नोट बनाते चले, ताकि आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसमें वो क्विक रिवीजन का काम कर सके। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने आज की दिन है उसकी शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को काम करने से पहले जो है आपके अंदर जो है अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसी अवेयरनेस को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, यानी अवेयरनेस को आपके अंदर लाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं हमारा आज का मोटिवेशनल कोट। हमारा जो आज का मोटिवेशनल कोट है वो है, नो वन इज परफेक्ट, दैट्स वाई पेंसिल्स हैव इरेजर। जी, आपने पेंसिल देखी है, ठीक है, आपने इरेजर भी देखी है। दोनों का अलग अलग काम होता है। क्यों? क्योंकि अगर पेंसिल का काम होता है लिखना और गलती करना, तो इरेजर का काम होता है उस गलती को सुधारना। ठीक है दोस्तों, ये आपके जीवन पे भी लागू होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है जो कभी गलती करता ही नहीं है। हम गलतियों से सीखते हैं, हम गलतियों से ही आगे बढ़ते हैं, हम गलतियों के कमियों को दूर करके हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, सक्सेस होते हैं। दोस्तों, कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसा थिंग्स इस अर्थ पे नहीं है जो परफेक्ट है, यानी जो कभी गलती करता ही ना हो, जिसने भी जो एम रखा है उस एम को पाने में उसने कभी गलती की ही ना हो। कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती है। तो हम कोशिश करें कि उस गलतियों को जो है वो इरेज करके उसके जगह सुधार के उस गलतियों को ठीक करके आगे बढ़ा जाए। तो इसी का जो ये मोटिवेशनल कोट है वो आपके जीवन, हमारे जीवन यानी सब पे लागू होता है कि नो वन इज परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। यानी आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप जो भी आप अपने प्रिपरेशन एग्जाम की कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, लेकिन उसको सुधारने के लिए आपके पास मौके हैं। आप उस मौके में उस चीज़ को सुधारो और आप अपना जो है वो जो भी एम है, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल बन जाओ। ठीक है दोस्तों, तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अब हम अपने जो है वो डेली करंट अफेयर्स वाली सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ LIC म्यूचुअल फंड। LIC म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए TS रामकृष्णन, ऑप्शन बी विष्णु चरक पटनायक, ऑप्शन सी राममोहन नीलकंठ भावे, ऑप्शन डी अशोक परांजपे। तो हमको यहाँ पे जो है वो राइट आंसर देखना है, तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर है TS रामकृष्णन। जी, TS रामकृष्णन को अभी हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के जो है वो MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी जो नियुक्ति की गई है वो इसके जो दिनेश पांगटे है, यानी इन्होंने जो जगह ली है वो दिनेश पांगटे के जगह पे इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, LIC म्यूचुअल फंड्स जो है ये एक लाइफ इंश्योरेंस का ये एक स्कीम है, यानी ये कंपनी है जो एसोसिएट कंपनी हम जिसे बोल सकते हैं। इस कंपनी के ये MD और CEO बने हैं। अगर हम बात करें कि LIC के साथ इनका रिश्ता क्या रहा है, यानी कितने वर्षों का रहा है, तो LIC के साथ इनका जो रिश्ता है वो लगभग जो है वो 34 ईयर्स का रहा है। यानी LIC के जितने भी जो सब्सिडरीज या एसोसिएट कंपनीज हैं उससे इनका रिश्ता जो है 34 ईयर्स का रहा है। यानी उन्होंने अपना जो 34 ईयर है वो लाइफ इंश्योरेंस के एसोसिएट कंपनी या सब्सिडरीज में ही इन्होंने अपना समय दिया है। तो अगर हम बात कर ले कि ये जो LIC में इन्होंने इतना साल अनुभव साझा किया है, उसके लिए इन्हें जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो फेलोशिप का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। ठीक है, आप ध्यान रखें इन्हें क्या क्या इनकी उपलब्धि रही है और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो इन्हें फेलोशिप का भी अवार्ड इन्हें मिला है, किसके द्वारा? जो इंश्योरेंस फील्ड के जो अवार्ड देने वाले जो इंस्टीट्यूट है, यानी कि इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है,
अगर हम बात करें कि इससे पहले ये कहाँ पे थे, यानी LIC से पहले इनका कार्य किन जगहों पे रहा है, तो ये जो है वो लाइफ इंश्योरेंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के जो है ये वेस्टर्न जो रीजन है उसके ये रीजनल मैनेजर भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे LIC की, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो 1 सितंबर 1956 में रखी गई थी। ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो अभी जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है उनका नाम है, ठीक है, MR कुमार। और इसकी LIC की जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे LIC से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके आने वाले एग्जाम्स में या आपके बैंकिंग एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से नोट कर ले, अच्छे से रिवीजन कर ले। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच फर्स्ट विंडीज क्रिकेटर ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज पास्ड अवे रिसेंटली। भारतीय मूल के किस पहले विंडीज क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया है। ये ओबिटोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारे जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है राम नरेश सरवन, अल्विन कालीचरण, रोहन कन्हाई या सोनी रामधीन। तो हम देखते हैं अपना सही जवाब। हमारा सही जवाब है सोनी रामधीन जी। ये वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है लेकिन ये भारतीय मूल से थे, यानी ये भारतीय मूल से पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज की टीम में खेला था। और उनका अभी हाल ही में 92 ईयर्स के एज पे जो है उनकी मृत्यु हो गई है। अगर हम सोनी रामधीन की बात करें तो सोनी रामधीन इंग्लैंड से जो वेस्ट इंडीज ने सबसे पहला जो है सीरीज खेला था, उस सीरीज में इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि ये जो है ये वेस्ट इंडीज के एक लीजेंड स्पिनर माने जाते हैं। यानी ये स्पिनर जो है वो गेंदबाज थे और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस गेंदबाज थे। जब 1950 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच पहला जो है मैच खेला गया था, इसमें उन्होंने जो है वेस्ट इंडीज टीम ने जो है वो 3-1 से जो है इस सीरीज को जीता था इंग्लैंड के खिलाफ। और इस सीरीज में जो है वो सोनी रामधीन का जो है वो काफ़ी बड़ा योगदान था। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग जो है वो 43 टेस्ट खेल चुके हैं। ये कितने, आप इस नंबर को जरूर याद रखिए, इससे भी सवाल बन सकते हैं। 43 टेस्ट सीरीज इन्होंने अपने जीवन काल में खेला है, जिसमें लगभग इन्होंने 158 जो है वो विकेट लिए हुए हैं और जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये पहले ऐसे भारतीय मूल के वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है, यानी ये भारतीय मूल के हैं लेकिन ये वेस्ट इंडीज में जाकर वेस्ट इंडीज टीम के साथ ये खेलने लगे। ठीक है, और इनका क्या योगदान था, पहला टेस्ट सीरीज पहला जो है मैच वो इन्होंने किसके खिलाफ जीता था, और जो है इन्होंने कितना टेस्ट सीरीज खेला है, उसमें कितने इन्होंने विकेट लिए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी जा रही है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को भी जो है नोट करते चले। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। सो हमारा जो आज का अगला सवाल है वो है, हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ IPL टीम पंजाब किंग्स। IPL टीम पंजाब किंग्स के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि IPL तो शायद क्रिकेट में आप सभी की रुचि जरूर रहती होगी, तो उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है KL राहुल, ऑप्शन B मयंक अग्रवाल, ऑप्शन C शिखर धवन, ऑप्शन D कागिसो रबाडा। तो आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और हम अपना सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है B मयंक अग्रवाल जी। मयंक अग्रवाल को अभी हाल ही में जो IPL की जितने भी टीम है उनमें से एक पंजाब किंग्स, इस टीम की जो है वो कैप्टनशिप सौंपी गई है। मयंक अग्रवाल जो कि बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, वो इस पंजाब किंग्स के साथ जो है वो 2018 से जुड़े हुए हैं। और अभी जो ऑक्शन हुई थी उस ऑक्शन में 3 प्लेयर में से ये एक थे जिन्हें पंजाब किंग्स ने रिटेन करके रखा था, यानी इनकी जो है वो बोली नहीं लगाई गई थी। और 3 प्लेयर में अगर हम बात करें तो एक तो हमारे ये मयंक अग्रवाल हो गए, दूसरे अर्शदीप सिंह हो गए, नाम याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, और तीसरे हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह और मयंक अग्रवाल। ये 3 ऐसे प्लेयर थे जिसे पंजाब किंग्स ने जो है वो रिटेन करके रखा।
ठीक है। उन्हीं में से एक यानी मयंक अग्रवाल को जो है वो अपने टीम का उन्होंने कैप्टनशिप सौंप दी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जितने भी आपको प्लेयर के लिस्ट दिख रहे हैं, जैसे ये मयंक अग्रवाल, कागिसो रबाडा, शिखर धवन, केएल राहुल, तो यहाँ पे आपको शायद ज्ञात होगा, अगर ज्ञात नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल जो है वो मयंक अग्रवाल जो है वो इस टीम के वाइस कैप्टन के रूप में या कैप्टन के रूप में भी रह चुके हैं। यानी पहले उन्होंने वाइस कैप्टन के रूप में इस टीम में अपना प्रदर्शन किया और कुछ मैचों के बाद ये कैप्टन भी बन चुके थे। तो अगर हम और बाकी प्लेयर की बात कर ले, जैसे उसमें कैप्टन की भूमिका केएल राहुल ने निभाई थी और वाइस कैप्टन की भूमिका मयंक अग्रवाल ने निभाई थी। इन दोनों की जोड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय जोड़ी मानी गई, ठीक है। अभी हम बात कर ले तो इस टीम में शिखर धवन, कागिसो रबाडा और मयंक अग्रवाल भी शामिल है, ठीक है। केएल राहुल इस टीम का हिस्सा नहीं है। तो आपका यही सवाल है कि केएल राहुल को किस टीम का जो है वो प्लेयर जो है चयनित किया गया है, यानी वो किस टीम में इन्हें चुना गया है, ठीक है। अब हम अपने जो है वो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले आपको जो है वो हम अपने कुछ साइट के बारे में या कुछ और भी चीज़ें इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि 8 मार्च को जो है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है मनाया जाता है, ठीक है। यानी ये जो दिन होता है वो बेसिकली वुमेंस के लिए जो है ये दिन माना जाता है, ताकि वुमेंस के हर एक फील्ड को याद करने का दिन है, उनको आगे बढ़ाने का दिन है। तो इस दिन जो है वो हमारी सरकारी परीक्षा एक क्विज कॉन्टेस्ट लॉन्च कर रही है। ये जो क्विज कॉन्टेस्ट है ये बेसिकली 3 दिनों तक चलेगी, यानी 5, 6, 7। यानी इसमें जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो है वो स्पेशल गिफ्ट भी जो है वो जीत सकते हैं। उनकी जो गिफ्ट जो दी जाएगी वो उनके रैंक के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है इस क्विज कॉन्टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। आप ध्यान रखें 5, 6, 7 यानी कि 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च को ये क्विज कॉन्टेस्ट लॉन्च की जाएगी, यानी क्विज कॉन्टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो आप इस क्विज कॉन्टेस्ट में ज़रूर भाग लें और जो है अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ गिफ्ट भी जो है वो आप अपने लिए जो है वो अर्न करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का अगला सवाल। हमारा जो आज का अगला सवाल है वो है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क टू हैंडल इंक्रीजिंग ई वेस्ट। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हरियाणा। तो हम अपना सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। जी, दिल्ली सरकार के द्वारा अभी एक जो है वो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की गई है और ये जो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की गई है ये ई वेस्ट से जो है वो संबंधित अनाउंसमेंट की गई है। यानी कि जो हमारे यानी कि जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जो बढ़ते कचरे हैं उसको जो है उनके समाधान के लिए एक इको पार्क की जो है वो स्थापना की जा रही है, ठीक है। यानी अनाउंसमेंट की गई है कि इसके समाधान के लिए एक इको पार्क की स्थापना की जाएगी और वो जो इको पार्क की स्थापना की जाएगी वो कहाँ पे की जाएगी? वो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी। जगह जो है वो चुन लिया गया है, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। और ये जो इको पार्क की स्थापना की जा रही है वो बेसिकली जो है वो 20 एकड़ में की जा रही है, ठीक है। दिल्ली सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि पर साल जो है वो 2 लाख टन जो है वो ई वेस्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं सिर्फ दिल्ली में। तो उन्होंने इस ई वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए इस पार्क की स्थापना उन्होंने करने की घोषणा की है। इस पार्क में क्या किया जाएगा कि जो ई वेस्ट मटेरियल है उनको अच्छे से जो है वो रिसाइकल किया जाएगा, रिफर्बिश किया जाएगा या डिसमेंटल करने का काम, यानी सेफ तरीके से और साइंटिफिक तरीके से इनको ये सारे प्रोसेस किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी जो ई वेस्ट मटेरियल है उनको अच्छे से फिर रिफर्बिश करके जो है मार्केट में अवेलेबल करा दिए जाएंगे या रिसाइकल करके जो है वो फिर से जो है लोगों के लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे, या अगर जो प्रोडक्ट्स रिसाइकल रिफर्बिश नहीं होने वाले उन्हें डिसमेंटल करके जो है एक उनसे नए प्रोडक्ट्स की जो है वो बनाने की जो है प्रक्रिया की जाएगी। तो इन सारों चीज़ों को जो है इस पार्क में जो है वो किया जाएगा। और ये जो मतलब
दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, उसका मेन मकसद है कि जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जो बढ़ते ई वेस्ट मटेरियल है, कचरे हैं, उनको जो है वो अच्छे से मैनेज करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला सवाल है वो है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स स्टार्टेड? सड़क पर चलने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी मुंबई। तो यहाँ पे जो सवाल है वो है कि जो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए जो है वो पहली एम्बुलेंस सेवा भारत में कहाँ शुरू की गई है? आपको ऑप्शन बता दिए गए हैं। अब देखते हैं हम अपना राइट आंसर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई। जी, तमिलनाडु के चेन्नई में जो है वो अभी हाल ही में सड़क पर चलने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की जो है वो शुरुआत की गई है। इस एम्बुलेंस सेवा की जो शुरुआत की गई है वो अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण जो है वो संगठन के द्वारा, यानी एक उनका संगठन है 4PAW, इसके द्वारा जो है इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। और इस एम्बुलेंस सेवा को जो है हरी झंडी किन्होंने दिखाया है? तो मद्रास जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस है यानी कि अनीता सुमंत ने, इन्होंने इस सेवा की जो है वो हरी झंडी दिखाई है। अनीता सुमंत जो कि मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस है। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले कि ये किस तरह की एम्बुलेंस है, इसमें क्या फैसिलिटीज होंगे और ये किस तरह वर्क करेगी, तो ये एक ऐसी एम्बुलेंस है जो सड़कों पे चलेंगी जहाँ पे जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स है जो सड़क पे गाड़ियों से टकराने के कारण घायल हो जाते हैं, उनको जो है ये अच्छे से ट्रीटमेंट करने का काम करेंगी। बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे हमारे जो शहर में जैसे डॉग्स हैं, जैसे काउज हैं, ऑक्स हैं, ये सारे एनिमल जो है ये रोड के आसपास या गलियों में चलते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो चलती है भीड़ भाड़ इलाके में और ये इनसे टकरा कर ये घायल हो जाते हैं। तो इनको बेसिकली अच्छे से ट्रीटमेंट देने के लिए इस सेवा की जो है वो शुरुआत की गई है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें ये जो एम्बुलेंस है ये बेसिकली सारी इक्विपमेंट से लैस है और यहाँ तक कि जानवरों के डॉक्टर भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और एक नहीं, इसमें एक एक्स्ट्रा डॉक्टर भी रखे गए हैं और एनिमल्स को पकड़ने वाले जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी पर्सन है, उन पर्सन को भी इस एम्बुलेंस में जो है वो अटैच किया गया है, यानी वो लोग भी इस एम्बुलेंस के साथ काम करेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि जानवर जो है वो ऐसे गाड़ियों को देख के या ऐसे लोगों को देख के दूर भागते हैं डर के, तो उन्हें अच्छे से पकड़ना भी पड़ता है और पकड़ने में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं। तो सारी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हैं, यहाँ तक कि इसमें जो एम्बुलेंस की जो पेशेंट के लिए बेड्स वगैरह होते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, या कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो किसी भी मतलब पर्सन या एनिमल्स को बचाने के लिए फर्स्ट एड का काम करते हैं, वो सारे इक्विपमेंट से ये एम्बुलेंस पूरी तरह लैस है। और जिसका अभी हाल ही में यानी कि भारत का ये पहला ऐसा एम्बुलेंस सेवा है जो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए जो है वो शुरू किया गया है चेन्नई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा जो आज का अगला सवाल है वो है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज टाइड अप विथ महाग्राम टू लॉन्च बैंक सखी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए महाग्राम के साथ करार किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक परियोजना शुरू किया है, उस परियोजना का नाम है बैंक सखी परियोजना। और इस परियोजना के लिए उन्होंने एक फिनटेक कंपनी महाग्राम के साथ जो है वो करार किया है। फिनटेक कंपनी है ये। ठीक है, बेसिकली ये जो फिनटेक कंपनी है महाग्राम, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जो है ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने का काम कर रहा है। और इस परियोजना में ये फिनटेक कंपनी महाग्राम जो है वो काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसी परियोजना है जिसमें जो है वो लगभग जो सखी यानी कि जो वुमेन है, उनको जो है इस परियोजना के तहत जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो है 11,000 वुमेन को जो है वो ऑनबोर्ड करने का काम फिनटेक ने किया है। यानी इसने एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिसके तहत जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को ऑनबोर्डिंग करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सहूलियत हो गई है।
और इस परियोजना में सिर्फ और सिर्फ केवल वोमेन को ही जो है वो इंक्लूड किया गया है, यानी कि ऑन बोर्ड किया गया है। इसलिए इस परियोजना का नाम जो है वो बैंक सखी रखा गया है। ठीक है, और यह परियोजना की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और भी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, ये तो है आपके करंट अफेयर्स और उनसे जुड़ी जो है वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर आप और भी करंट अफेयर्स या स्टैटिक इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आपके रेडी रेफरेंस के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑनलाइनर के फॉर्म में हो, चाहे वो आप टेबल के फॉर्म में हो या न्यूज एनालिसिस के फॉर्म में हो, किसी रूप में आप जो है इनसे जुड़ी जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkaripareeksha पे विजिट कर सकते हैं। आपको जो है वहाँ पे ढेर सारे मटेरियल आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं ताकि आपकी तैयारी में किसी तरह की कमी ना रह जाए। आप उस साइट पे जाएं और उस मटेरियल को चेक करें, वहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है हम आपको जो है वो कुछ अलग तरीके से भी इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं, जैसे कि हम आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशनल जो है वो रील भी आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ शॉर्ट वीडियोज भी आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे रील्स शॉर्ट वीडियो जो है ये आपको सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल पे जो है वो आपको इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप अगर उन रील को फॉलो करते हैं, देखते हैं और अगर शेयर भी करते हैं तो ये कम समय में जो है ये आपको अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो कोशिश करें कि आप उस शॉर्ट वीडियोज और रील्स को भी जो है वो देखें और अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर और देखते हैं हमारा आज का अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द बायोग्राफिकल बुक उंगलील ओरुवन बेस्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज बीन रिलीज्ड बाय राहुल गांधी। राहुल गांधी द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री पर आधारित जीवनी पुस्तक उंगलील ओरुवन का विमोचन किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। जी, तो यहाँ पे पूछा गया है कि राहुल गांधी के द्वारा जो है वो एक पुस्तक का विमोचन किया गया है और वो जो पुस्तक जो है यानी एक बायोग्राफी के रूप में है और ये किसी राज्य के जो है मुख्यमंत्री की बायोग्राफी है। तो उस राज्य का नाम बताना है कि वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए थे आपके 4, यानी पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? M.K. स्टालिन। जी, तो M.K. स्टालिन की जीवनी पे जो है वो राहुल गांधी ने एक पुस्तक का विमोचन किया है और इस जो है पुस्तक का नाम है उंगलील ओरुवन। इसका मतलब होता है वन एमोंग यू, यानी आप में से एक, यानी वन एमोंग यू, यानी आप में से एक। इस पुस्तक को इन्होंने जो है वो विमोचन किया है। यह जो पुस्तक है ये M.K. स्टालिन की जो है वो शुरुआती लाइफ जो है उसके बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है और ये पुस्तक का ये फर्स्ट पार्ट अभी लॉन्च किया गया है। अगर हम बात यहाँ पे M.K. स्टालिन की बात कर ले तो ये जो है तमिलनाडु के DMK जो पार्टी है उस पार्टी के ये चीफ है। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल है DMK, आपको हमें कमेंट करके बताना है कि DMK, आपने यहाँ पे जाना कि DMK पार्टी जो है वो तमिलनाडु में जो है वो ऑन है, लेकिन इस DMK पार्टी का फुल फॉर्म क्या है, यानी इस DMK का मतलब क्या है, आपको हमें कमेंट में करके बताना है। और आपने अभी यहाँ इंफॉर्मेशन जो है वो जानकारी हासिल की कि इस पार्टी के जो चीफ है वो M.K. स्टालिन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ कमेंट करना है कि DMK पार्टी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो हमारा जो अगला सवाल है वो है वेयर विल दी 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स बी हेल्ड। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हनोई वियतनाम, ऑप्शन बी बीजिंग चाइना, ऑप्शन सी कुआलालंपुर मलेशिया, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली इंडिया। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हनोई वियतनाम। जी, वियतनाम कंट्री के हनोई कैपिटल में जो है वो 31st जो है दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा।
इसकी घोषणा हो चुकी है। ये खेल जो है वो पिछले साल नवंबर में यानी नवंबर 2021 में होने वाले थे, लेकिन कोविड के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये खेल जो है वो 12 मई से जो है वो 23 मई के बीच में खेले जाएंगे। और ये जो खेल का आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, वो वियतनाम के हनोई शहर में किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्री का सबसे बड़ा एक स्पोर्टिंग इवेंट है, जो कि जो है वो साल में 2 बार आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस खेल में कितने गेम्स, कितने इवेंट्स और कितने पार्टिसिपेंट्स जो है वो भाग ले रहे हैं। तो इस खेल में लगभग 40 जो है वो स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, और 526 जो है वो इवेंट्स है, और लगभग 10,000 जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो है इस खेल में भाग ले रहे हैं। ठीक है, इस खेल का जो मोटो है वो मोटो रखा गया है फॉर अ स्ट्रॉन्गर साउथ ईस्ट एशिया, यानी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है उनके जो है मजबूती के लिए, उनके अच्छे रिलेशन के लिए जो है वो ये गेम का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। यही उनका मोटो है। अगर हम बात जो है वो अगले साल होने वाले की भी कर लेते हैं कि अगले साल यानी 2023 में जो है ये इस गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कंबोडिया में किया जाएगा। ठीक है, अब जो है आपको बताना है कि ये कंबोडिया के किस शहर में जो है इस गेम का आयोजन किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर्स जितने भी आपके एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसमें प्रेजेंट और आने वाले जो भी गेम्स है जब उनकी अनाउंसमेंट हो जाती है तो उससे भी सवाल बनते हैं। तो आपको हमें कमेंट में करके बताना है कि 2023 में जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होने वाले हैं वो कंबोडिया के किस शहर में होने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर इन एन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ द पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022। पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्योति बालियान, ऑप्शन बी पेट्रिली विंसेंजा, ऑप्शन सी पूजा जत्यान, ऑप्शन डी दीपिका कुमारी। तो हम अपना राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी पूजा जात्यान जी। अभी हाल ही में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है और इस चैंपियनशिप में पूजा जात्यान ने जो है वो सिल्वर मेडल हासिल किया है, यानी गोल्ड मेडल से ये पीछे रह गई, क्योंकि गोल्ड मेडल की दावेदार बनी है वो है पेट्रिली विंसेजा, यानी ये इटली की खिलाड़ी है। ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पूजा जात्यान को हराकर। बट पूजा जात्यान ने सिल्वर मेडल पाकर भी जो है वो एक इतिहास रच दिया है और भारत में यानी व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस खिलाड़ी के लिए और हमारे देश के लिए भी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो मिक्स डबल की भी बात कर लेते हैं कि इस गेम में जो मिक्स में जो है वो 2 और खिलाड़ी ने भी सिल्वर मेडल हासिल किया है और उस 2 खिलाड़ी को जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में नाम हमें बताना है कि किस 2 खिलाड़ी ने जो है वो मिक्स वाले सेक्शन में सिल्वर मेडल हासिल किया है। पूजा जात्यान ने तो इंडिविजुअल कैटेगरी में जो है वो इंडिविजुअल सेक्शन में सिल्वर मेडल हासिल किया है, लेकिन अगर मिक्स की बात की जाए तो किन 2 खिलाड़ियों ने जो है वो सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में। इस चैंपियनशिप का अगर हम बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इस चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया था वो 19 से 27 फरवरी तक जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि दुबई में किया गया था और इस गेम में जो है वो भारतीय खिलाड़ियों ने भी जो है वो परचम लहराया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने आज के डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के आखिरी सवाल की ओर। ठीक है, सो हमारा आज का जो आखिरी सवाल है वो है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द यूज ऑफ प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज। कौन सा देश पौधों पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए
इंडिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी फ्रांस। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। जी, कनाडा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पौधों पर आधारित यानी प्लांट बेस्ड जो है वो कोविड-19 वैक्सीन कोविफेज जो है उसके उपयोग को मंजूरी दिया है, यानी उसके जो है यूज पब्लिक यूज को मंजूरी इसने दे दी है कनाडा ने। और ये जो मंजूरी दी गई है वो 18 से 64 जो है ईयर्स के लोगों को जो है वो मिली है। ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली एक प्लांट बेस्ड वैक्सीन है, यानी ये प्लांट के प्रोटीन से तैयार किया गया वैक्सीन है। और इस वैक्सीन को जो है वो अभी जो है कनाडा सरकार ने उसकी सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस को देखते हुए जो है वो 18 से 64 वर्ग के लोगों को देने का फैसला किया है। और इस तरह जो है वो कनाडा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कोविफेज वैक्सीन को जो है वो लोगों के लिए मंजूरी दी है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सा पहला देश है जिसने इस वैक्सीन को जो है वो मंजूरी दी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। दोस्तों अगर आप और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी परीक्षा पे विजिट कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे ट्विटर, फेसबुक, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ भी हमारे इन्फॉर्मेशन का जो है वो आनंद ले सकते हैं, यानी आप उसको गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो सवालों का मैंने जो है आपसे जवाब मांगा है तो हमें वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमें जो है वो आप अपना कमेंट भी करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है आप उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिवीजन करते रहिए। Thank you.